My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। संप्राप्ति परीक्षण का निर्माण, या इसको हम लोग उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। प्यारे साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा के पहले हम लोगों ने जो है संप्राप्ति परीक्षण के निर्माण के फर्स्ट स्टेप की चर्चा की थी। प्रथम पद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम लोग जो है इसके सेकंड स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे कि संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण करते हैं उसका जो सेकंड स्टेप क्या है। चलिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल जाए, आप सभी हमारे वीडियोज को देख पाएँ और आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल पाए, उनके भी अध्ययन में किसी भी प्रकार की उनकी स्टडी में कोई बाधा ना आने पाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो था, इसकी पहले की जो कक्षा थी, उस कक्षा में उस वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने उस समय यह पढ़ा था कि किसी भी संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण के निर्माण करने के लिए तथा उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसके प्रमापीकरण के लिए, उसकी जो प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग मुख्य रूप से 4 पदों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सोपानों में बांट सकते हैं। वो 4 सोपान कौन कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों? फर्स्ट सोपान था परीक्षण की योजना बनाना या प्लानिंग द टेस्ट। द सेकेंड वन इज प्रश्नों की रचना करना और प्रिपेयरिंग द आइटम्स। द थर्ड वन इज प्रश्नों का चयन करना और सिलेक्टिंग द आइटम्स। एंड द फोर्थ वन इज परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला हमारा वीडियो था, इसके पहले वाली जो कक्षा थी, उस कक्षा में हम लोगों ने जो है इसके प्रथम पद के बारे में चर्चा किया था कि जो परीक्षण की योजना बनाना है, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट है, इसमें क्या क्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि परीक्षण की योजना बनाने में हम लोगों ने उसके जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि परीक्षण की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्य क्या होने चाहिए और उसमें जो प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होने चाहिए, किस किस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मिलित कर सकते हैं और साथ ही प्रश्नों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, प्रश्न जो परीक्षण होता है हमारी उसकी समयावधि क्या होगी,
परीक्षण की अंकन विधि क्या होगी, परीक्षण का प्रारूप क्या होगा, परीक्षण की भाषा क्या होगी और उस परीक्षण के लिए हम लोग क्या न्यायादर्श लेंगे, इन सभी का निर्धारण हम लोग जो है परीक्षण की योजना बनाते समय फर्स्ट स्टेप में करते हैं कि हम किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग करेंगे, न्यायादर्श क्या होगा, इन सब चीज़ों का हम लोग जो है इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से इसके पहले की कक्षा में, इससे पहले की वाली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने इसके पहले जो फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि विशिष्टीकरण तालिका या विशिष्टीकरण सारणी, जिससे हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, दैट इज द ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की को कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है स्पेसिफिकेशन टेबल या ब्लूप्रिंट बनाना सीख गए होंगे और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हम लोगों ने जो है उसके तरीके को अध्ययन किया था, कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। और फिर हम लोगों ने अंत में यह देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उसमें जो है प्रश्नों का अनुमान से गेस करके उत्तर देने की संभावना होती है। उसके लिए हम लोगों ने एक करेक्शन फार्मूला या संशोधन सूत्र का भी अध्ययन किया था कि संशोधन सूत्र के द्वारा जो है हम जो भी प्राप्तांक होता है छात्रों को, उसको हम लोग संशोधित कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना सब कुछ हम लोगों ने जो है पहली कक्षा में, इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे द सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण के बारे में। जो दूसरा पद है वो प्रश्नों की रचना करना या प्रिपेयरिंग द आइटम्स के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की रचना करना या प्रिपेयरिंग द आइटम्स। प्यारे भाइयों और बहनों, जो परीक्षण निर्माण का दूसरा सोपान होता है, दूसरा सोपान होता है प्रश्नों की रचना करना और प्रिपेयरिंग द आइटम्स। प्रिय विद्यार्थियों, इस सोपान में प्रथम सोपान अर्थात परीक्षण की योजना के अंतर्गत लिए गए निर्णयों को कार्य रूप दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग ऑफ द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना, उसमें हम लोगों ने जो कुछ भी निर्णय लिए थे उसका यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है, उसका यहाँ पर क्रियान्वयन होता है, अर्थात उसको हम लोग कार्य रूप इस स्टेप में देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया था, ब्लूप्रिंट बनाना सीखना था, विशिष्टीकरण तालिका बनाई थी, उस विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट का अब हम लोग यहाँ पे अनुसरण करके प्रश्नों की रचना करेंगे। अर्थात जो प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उस ब्लूप्रिंट का प्रयोग हम लोग सेकेंड स्टेप में करते हैं। उस ब्लूप्रिंट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस या प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज प्रश्नों की रचना का कार्य हम लोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप के एग्जीक्यूशन का। फर्स्ट स्टेप में जो कुछ भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को कार्य रूप देने का। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार किए जाते हैं। प्रश्नों तथा निर्देशों में प्रयुक्त भाषा व संकेत आदि छात्रों के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकंड स्टेप है प्रश्नों की रचना करना, इस चरण में, इस स्टेप में जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को तैयार करते हैं। जिन प्रश्नों को तैयार करते हैं उनके लिए हम लोग निर्देश भी बनाते हैं, प्रश्नों के लिए इंस्ट्रक्शंस भी बनाते हैं, निर्देश भी बनाते हैं। और निर्देश बनाते समय या प्रश्न को बनाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लैंग्वेज ऑफ द आइटम्स या लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस या लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट होना चाहिए, वो जो जिन छात्रों के लिए बनाई जा रही है, जिस कक्षा के या जिस आयु वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है, उस आयु वर्ग के बालकों के, उस कक्षा के बालकों के, उस कक्षा के छात्रों के अनुरूप ही उसमें लैंग्वेज का, भाषा का तथा साथ ही साथ संकेतों का प्रयोग होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों,
हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण में जितने भी प्रश्न हमको फाइनल परीक्षण में रखना है, लगभग उससे 2 गुने प्रश्नों की रचना करनी चाहिए। अर्थात यदि हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि हमारे परीक्षण में, हमारे टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थात परीक्षण में कुल टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमको जो है लगभग 200 क्वेश्चंस का निर्माण करना चाहिए। अर्थात 200 प्रश्नों की रचना हम लोग प्रारंभ में करेंगे। उसके बाद जो विभिन्न चरण होते हैं, विभिन्न चरणों का अनुपालन करते हुए ही हम 100 प्रश्नों का चयन फाइनल टेस्ट के लिए, जो हमारा फाइनल टेस्ट बनेगा, जो फाइनल परीक्षण बनेगा, अंतिम जो परीक्षण होगा जिसको हम लोग फाइनल करेंगे, उसमें 100 प्रश्नों का चयन हो, उसमें 100 प्रश्न हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि लगभग 2 गुने अर्थात लगभग 200, 180, 190 या 200 प्रश्नों का हमें निर्माण प्रारंभ में करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रारंभ में जिन प्रश्नों का हम चयन करते हैं, जिन प्रश्नों को हम बनाते हैं, उन प्रश्नों को जो है विभिन्न जांच स्तर से गुजरना पड़ता है, और विभिन्न जांच स्तर से गुजरने के दौरान कई प्रश्न जो होते हैं वे कैंसिल हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। इसलिए हम जो है लगभग 2 गुने प्रश्न बनाते हैं, जिससे कि जो प्रश्न खारिज हो जाए उससे भी हमें कोई समस्या ना हो, और हमें अंतिम परीक्षण या फाइनल टेस्ट में जितने प्रश्नों को रखना है उससे अधिक प्रश्न हमारे पास उपलब्ध रहें। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण में, फाइनल टेस्ट में या अंतिम परीक्षण में जितने प्रश्न हमने रखने की प्लानिंग बनाई है, योजना बनाई है, लगभग उससे 2 गुने प्रश्नों की रचना हमको करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों की रचना करते समय पूर्ववर्ती परीक्षणों में सम्मिलित किए गए प्रश्नों से संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उस विषय, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रकरण से रिलेटेड यदि उसके पहले कोई परीक्षण हुआ है तो उन परीक्षणों से भी हम जो है मदद ले सकते हैं प्रश्नों की रचना करने में, प्रश्नों का निर्माण करने में। प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना करते समय आरएच दवे के मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का निर्माण करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव आइटम्स का निर्माण करते हैं, तो एक तो हो गया कि जो पूर्ववर्ती परीक्षण है वहां से हम संकेत प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक आरएच दवे जी का मॉडल है, आरएच दवे के मॉडल का प्रयोग करके भी हम जो है ऑब्जेक्टिव आइटम्स को बना सकते हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या ऑब्जेक्टिव आइटम्स को बनाने के लिए हम लोग आरएच दवे जी के मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग देखते हैं कि आरएच दवे जी का मॉडल क्या है। आरएच दवे का मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी जब शिक्षण कार्य होता है तो शिक्षण कार्य में सबसे पहले हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हम क्या डिसाइड करते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण उद्देश्य होते हैं जो भी प्रकरण या जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है, जो भी विषय पढ़ाना होता है, उन विषयों के लिए हमारे पास कुछ न कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य होते हैं। उन शिक्षण उद्देश्यों को हम निर्धारित करते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम शिक्षण का कार्य करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित होते हैं वो किसी न किसी कंटेंट पे आधारित होते हैं, किसी न किसी पाठ्यवस्तु पे आधारित होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा कंटेंट और दूसरा होता है उस पे बेस्ड टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य और कंटेंट है, ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करते हैं, दे आर एक्टेड एज बेसिस या आधार। अर्थात जो ऑब्जेक्टिव आइटम्स हमको बनाने हैं, उन ऑब्जेक्टिव आइटम्स को बनाने में ये जो हमारा कंटेंट होता है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमारे लिए आधार का कार्य करते हैं, हमारे लिए बेस का कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है या विषय वस्तु होता है, ये हमारे लिए बेसिस का कार्य करते हैं, आधार का कार्य करते हैं। और इसके द्वारा हमको क्या मिलता है, इसके द्वारा हमको
लर्निंग सिचुएशन क्रिएट होता है, परिस्थितियाँ जो अधिगम की परिस्थितियाँ होती हैं उनका निर्माण होता है। अर्थात जो ये दो बेस हैं, कंटेंट और शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट या करिकुलम जो हमारा है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यवस्तु है, इन दोनों के द्वारा लर्निंग सिचुएशन का निर्माण किया जाता है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बेसिस या आधार होते हैं, इनका हम क्या करते हैं, इनका सृजनात्मक विश्लेषण करते हैं और इनके सृजनात्मक विश्लेषण के परिणाम के स्वरूप कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। दैट इज देयर इज प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ द बेसिस इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया। कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षण उद्देश्य और विषय वस्तु के को एक आधार के रूप में हम ग्रहण करते हैं और इसी आधार से, इसी विषय वस्तु और शिक्षण उद्देश्य से लर्निंग सिचुएशन या अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जो अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव सिंथेसिस करते हैं और क्रिएटिव सिंथेसिस या क्रिएटिव थिंकिंग के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, आइडियाज़ आते हैं हमारे पास जो है कई विचार उत्पन्न होते हैं हमारे दिमाग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आइडियाज़ या विचार उत्पन्न होते हैं, इन्हीं आइडियाज़ या विचार के फलस्वरूप जो है हमको यह पता चलता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव आइटम्स होंगे, वे किस किस प्रकार के हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव आइटम्स की या उस परीक्षण की लैंग्वेज क्या हो सकती है, भाषा क्या हो सकती है, जो प्रश्न होंगे, जो आइटम होंगे, उसमें हमारा एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या होगा या अपेक्षित उत्तर क्या होगा प्रश्नों का, और साथ ही साथ उस अधिगम परिस्थिति के द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि जो प्रश्न बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव आइटम्स बनेंगे, उनका डिफ़िकल्टी वैल्यू या कठिनाई स्तर क्या होगा, उनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता क्या होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षण उद्देश्य और विषय वस्तु या कंटेंट जो है हमारे लिए बेस या आधार का कार्य करते हैं और इन्हीं शिक्षण उद्देश्य और विषय वस्तुओं के फलस्वरूप लर्निंग सिचुएशन या अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और इन अधिगम परिस्थितियों का हम जो है एनालिसिस करते हैं, क्रिएटिव एनालिसिस करते हैं और क्रिएटिव एनालिसिस करने के फलस्वरूप जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, जो विचार आते हैं, उन विचारों के परिणाम स्वरूप हम जो है उन विचारों का एक प्रश्न का रूप देते हैं। अर्थात क्रिएटिव एनालिसिस के फलस्वरूप जो भी हमारे दिमाग में उस कंटेंट, उस ऑब्जेक्टिव के तहत, उस शिक्षण उद्देश्य और करिकुलम या पाठ्यवस्तु के लिए जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, प्रश्न का रूप देते हैं। उन आइडियाज़ के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न के प्रकार हो सकते हैं, प्रश्नों की लैंग्वेज या भाषा क्या हो सकती है, प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर क्या हो सकते हैं, प्रश्नों में डिफ़िकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, उनका प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होना चाहिए और साथ ही साथ प्रश्नों की विभेदन क्षमता या डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, यह है आर.एस. दवे जी का मॉडल, जिस मॉडल का अनुपालन करके हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स बना सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्रश्नों का या आइटम्स का, क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे तो प्रश्नों की रचना करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वे ध्यान रखने वो योग्य कौन कौन सी बातें हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो पहली बात है दैट इज प्रश्नों के उत्तर से संबंधित असार्थक बाधाओं या इररिलेवेंट बैरियर्स टू आंसर्स को यथासंभव कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यह है कि जो क्वेश्चंस, जो आइटम हैं, उन आइटम्स में असार्थक बाधाएं या इररिलेवेंट बैरियर्स या आंसर्स नहीं होने, इररिलेवेंट बैरियर्स टू आंसर्स या असार्थक बाधाएं नहीं होनी चाहिए जिससे कि छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देने में समस्या हो। तो हमें क्या करना है, इररिलेवेंट बैरियर्स को जो है यथासंभव कम करना है, असार्थक बाधाओं को यथासंभव कम करना है। कैसे कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिसमें एम्बिगुअस स्टेटमेंट या द्विअर्थी वाक्य नहीं हो। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें प्रश्नों में
जो है द्विअर्थी वाक्यों या एम्बिगुअस स्टेटमेंट के प्रयोग से बचना चाहिए। एम्बिगुअस स्टेटमेंट या द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग हमको प्रश्नों में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सेसिव वर्डिनेस अर्थात अत्यधिक शब्दों का प्रयोग भी प्रश्नों को जटिल बनाता है, तो हमें जो है प्रश्नों को संक्षिप्त रखना चाहिए। प्रश्न छोटे हों और स्पष्ट होने चाहिए, न कि प्रश्न बड़े हों। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रश्नों में यथासंभव कम से कम शब्दों का प्रयोग करके कम से कम शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न को छोटा और सटीक बनाना चाहिए, स्पष्ट बनाना चाहिए, न कि उसमें बहुत ही अत्यधिक शब्दों का प्रयोग या एक्सेसिव वर्डिनेस होना चाहिए। यदि एक्सेसिव वर्डिनेस होता है, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह प्रश्न क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। और जब प्रश्न जटिल हो जाता है तो जो परीक्षण होता है वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है और परीक्षण के जो परिणाम होते हैं वो छात्रों की उपलब्धि या संप्राप्ति का उचित प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्लिष्ट शब्दावली अथवा जटिल वाक्य रचना का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने जैसे बात किया इसके पहले ही कि अत्यधिक शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे प्रश्न होने चाहिए वह एकदम स्पष्ट होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट रखने के लिए, प्रश्नों को छोटे रखने के लिए हमें अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और साथ ही साथ प्रश्नों में क्लिष्ट शब्दावली या डिफिकल्ट वोकैबुलरी तथा जटिल वाक्य रचना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर डिफिकल्ट वोकैबुलरी या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता हो वहीं पे उसका प्रयोग करना चाहिए। जहां पर प्रश्न की डिमांड हो कठिन शब्दावली, क्लिष्ट शब्दावली या जटिल वाक्य रचना की, वहीं पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से सभी प्रश्नों में जो है क्लिष्ट शब्दावली, डिफिकल्ट वोकैबुलरी तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर या जटिल वाक्य रचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो हमारा परीक्षण होता है वो बहुत ही जटिल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो प्रश्न बनाए हैं, जो आइटम्स बनाए हैं, उन आइटम्स के संबंध में जो निर्देश होने चाहिए वे निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। निर्देश ऐसे होने चाहिए, डायरेक्शंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि निर्देशों को पढ़ने के उपरांत छात्रों को पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जाए कि उनको दिए गए प्रश्न में क्या करना है या प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में क्या करना है, उसका उत्तर कैसे देना है, उसका जवाब कैसे लिखना है, या फिर उसका जवाब देने का तरीका क्या होगा। इन सब के संबंध में जो निर्देश होते हैं वे निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अनावश्यक संकेत से सदैव बचना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें कि प्रश्नों के द्वारा ही छात्रों को उत्तर के संकेत मिलने लगे, उसमें प्रॉम्प्टिंग होने लगी। तो प्रॉम्प्टिंग या अनावश्यक संकेत से हमको बचना चाहिए। इसके लिए हमको जो है प्रश्नों में अनावश्यक शाब्दिक संबंधों या वर्बल एसोसिएशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेसिफिक डिटरमिन्स होते हैं, विशिष्ट निर्णय वाले शब्द होते हैं, उनका भी प्रयोग करने से बचना चाहिए और जहां आवश्यकता हो वहीं पर जो है इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षण में या प्रश्नों में व्याकरण की असंगतता या ग्रामेटिकल इनकंसिस्टेंसी से भी हमको बचना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे प्रश्न हो उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वो क्या हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, व्याकरण के नज़रिए से प्रश्न क्या हो, शुद्ध हो, सही हो, ठीक हो। व्याकरण के नज़रिए से प्रश्न जो है सही होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। उसमें जो है व्याकरण के ढंग से असंगतता या ग्रामेटिकल इनकंसिस्टेंसीज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वे दूर हो जाएं, ग्रामेटिकल एरर्स जो है प्रश्नों में ना हो। और साथ ही साथ सही उत्तर की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, इसके संबंध में भी हमको जो है निश्चित निर्देश छात्रों को दे देना चाहिए। और साथ ही साथ सही उत्तरों की स्थिति दैट इज
लोकेशन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स जो है उसके बारे में भी बताना चाहिए, परंतु जो है हमको अनावश्यक रूप से यह संकेत नहीं देना चाहिए, मीन्स आवश्यकता से अधिक संकेत नहीं देना चाहिए कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर कहाँ लिखना है, क्या करना है, या उस उत्तर के प्रमुख बिंदु कौन कौन से होंगे। इस तरह से हमको अनावश्यक संकेत से बचना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता हो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, जो ज़रूरी हो, वहीं पे हमको उत्तरों के संबंध में संकेत देने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा प्रश्नों के लिए जो हमारे डायरेक्शंस हैं, जो हमारे निर्देश हों, पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है परीक्षण के प्रश्नों का उत्तर देने में ना आए। प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तरों के लिए किसी निश्चित उत्तर क्रम से बचना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, उसमें बहुत बड़ी समस्या यह है कि कभी कभी जो उत्तरों का क्रम होता है वो समान हो जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 20वें प्रश्न का उत्तर भी, 21 का भी, 22 का भी, 23 का भी, 24 का भी, 25 का भी, अगर इस तरह से डिफरेंट रिस्पॉन्स पैटर्न आने लगेंगे प्रश्नों के उत्तरों का, तो ऐसे परीक्षण को हम अच्छा परीक्षण नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर ऐसे परीक्षण हैं जहाँ पे जो डिफिनिट रिस्पॉन्स पैटर्न आ रहा है, निश्चित उत्तरों का क्रम है, तो उसमें जो है ये संभावना है, इसकी संभावना बढ़ जाती है कि छात्र गेसिंग से या अनुमान से उत्तर दे दें, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है और वे किसी एक ही विकल्प के सामने ही सही का निशान लगा देते हैं। या फिर जो हम लोग OMR से एग्ज़ाम देते हैं, तो OMR के एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि या तो A, या तो B, या तो C, या तो D, किसी एक को पकड़कर और उसी में लगातार 5 या 10 गोला कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि यदि प्रश्नों के उत्तरों का कोई निश्चित क्रम होगा, डेफिनेट रिस्पॉन्स पैटर्न होगा, तो छात्रों को प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा होगा, फिर भी उसके उत्तर जो है सही हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर क्रम या डेफिनेट रिस्पॉन्स पैटर्न ना हो, डेफिनेट रिस्पॉन्स का क्रम जो है ना हो, उत्तरों का जो है कोई एक निश्चित क्रम ना आए। ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न के जो उत्तर हैं उसके जो है क्रम अगर अलग अलग होने चाहिए। जैसे 20 का B तो 21 का D, 22 का C, 23 का A, 24 का D, 25 का C, इस तरह से, मतलब कि वो डिफिनिट रिस्पॉन्स पैटर्न नहीं होना चाहिए। उत्तरों के क्रम जो है कोई एक क्रम या कोई पैटर्न नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्रश्नों का निर्माण करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की रचना में पाठ्य पुस्तकों के वाक्यों का यथावत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें करना क्या है कि जो प्रश्न की रचना करते समय जो है हमें जहाँ तक संभव हो सके हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो प्रश्न के वाक्य हों, प्रश्नों के जो शब्द हों, उनको हमें अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रश्नों की रचना करनी चाहिए। अर्थात परीक्षण का जो निर्माता है, जो परीक्षण बना रहा है, उसको यह प्रयास करना चाहिए कि वो किताब की भाषा का प्रयोग न करे, बल्कि वह अपनी भाषा, अपने वाक्यों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का निर्माण करे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में कि जो इसका उद्देश्य होगा, जो परीक्षण का उद्देश्य होता है, उसमें जो है हम लोग यह निर्धारित करते हैं कि नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, या किस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी से यह जुड़ता हुआ पॉइंट है कि जितने भी प्रश्न होने चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का कोई न कोई एक विशिष्ट उद्देश्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए। अर्थात या तो वह जो है नॉलेज लेवल के लिए होना चाहिए, या तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक प्रश्न को किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न बनाने का कार्य है उसको पर्याप्त समय पूर्व प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही अधिक समय होता है, हमारे पास पर्याप्त समय होता है, और जब हम प्रश्न बनाने का कार्य पर्याप्त समय पूर्व प्रारंभ कर देते हैं
तो हमारे पास जो है प्रश्नों पर बार बार विचार करने के लिए पर्याप्त समय होता है। और जब हम प्रश्नों पर बार बार विचार करते हैं तो हमें जो है हम जो है उनमें आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संशोधन कर पाते हैं। हम इस स्थिति में होते हैं कि हम प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें, उसमें संशोधन कर सकें, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न हो उन प्रश्नों को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए, अर्थात जो प्रश्न हो आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। प्रश्नों की रचना में कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, जो कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कठिनाई स्तर से अभिप्राय है कि प्रश्न कितना कठिन है, और विभेदन क्षमता से अभिप्राय है कि जो परीक्षण है या जो प्रश्न है वो अच्छे छात्रों में और कमजोर छात्रों में कितना अंतर कर पा रहा है। तो जो हमारे परीक्षण के प्रश्न होने चाहिए, जो आइटम्स होने चाहिए, उसमें जो है कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है प्रश्नों के उत्तरों का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि छात्र उस क्रम को समझ जाते हैं तो वे उस क्रम के आधार पर ही सही उत्तर दे देते हैं। इसलिए सही उत्तर के लिए कोई क्रम ना बन सके, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर जो है प्रश्नों की रचना में हमको जो है अपने वाक्यों, अपने शब्दों में जो है प्रश्नों की रचना करनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा जो है वो किताब की भाषा हूबहू नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रश्न होने चाहिए, सभी प्रश्न जो है किसी न किसी उद्देश्य की तरफ केंद्रित होने चाहिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए होने चाहिए। और प्रश्नों को बनाने का कार्य हमको जो है पर्याप्त समय पूर्व ही प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। हम प्रश्नों पर बार बार विचार कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें हम संशोधन करने में समर्थ होते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रश्न होने चाहिए वे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। और लास्ट में देखा कि डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर का भी ध्यान हमें प्रश्नों का निर्माण करते समय रखना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, हमको जो है अपने परीक्षण में ट्रिक प्रश्नों या ट्रिक आइटम्स की रचना से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा परीक्षण है उस परीक्षण का उद्देश्य किसी दिए गए क्षेत्र में छात्रों की योग्यता का मापन करना होता है, न कि उनके अंदर जो है चातुर्य, उनके अंदर के चातुर्य को जानना कि वे कितना ट्रिक लगा करके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ट्रिकी आइटम से, ट्रिकी प्रश्नों से बचना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य छात्रों के ट्रिक के जो कौशल है, जो ट्रिकी स्किल्स है, या उनके अंदर जो चतुराई है, चातुर्य है, इसको हमें नहीं देखना है, बल्कि हमारा उद्देश्य जो है नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल की जांच करना है कि वे जो है उसमें कितने दक्ष हो पाए। छात्रों की संप्राप्ति या उनकी उपलब्धि का पता लगाना हमारा उद्देश्य है, न कि छात्रों के ट्रिक स्किल्स या उनके चातुर्य का। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षण का प्रारूप इस प्रकार का हो कि छात्र यह स्पष्ट रूप से समझ सकें कि उन्हें क्या करना है तथा परीक्षक उनके उत्तरों का मूल्यांकन किस रूप में करेगा। तो प्रिय विद्यार्थी, पूरी तरह से हमारा जो प्रारूप होना चाहिए, जो ड्राफ्ट होना चाहिए, वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। परीक्षण जो हमारा होना चाहिए उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों को जो है किस प्रकार से उत्तर देना है और परीक्षक जो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, निदानात्मक परीक्षणों में सामूहिक त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म शिक्षण बिंदुओं पर आधारित प्रश्न बनाने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि निदानात्मक परीक्षण जो होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वह भी एक प्रकार का अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण होता है, परंतु इसका उद्देश्य थोड़ा सा अलग होता है। तो चूंकि इसका उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवधानों को जानना, छात्रों में की लर्निंग या अधिगम में आ रही रुकावट या उनकी बाधाओं को जानने का उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण का, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सामूहिक त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए जो सूक्ष्म शिक्षण बिंदु हैं उस पर हमें आधारित प्रश्न बनाने चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि छात्र जिन गलतियों को कर रहे हों उन गलतियों से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो टीचिंग पॉइंट्स हैं,
उन सभी टीचिंग पॉइंट्स को हमें जो है उसकी माइक्रो एनालिसिस करनी है और उसमें जो है सूक्ष्म या माइक्रो एनालिसिस करने के उपरांत प्रत्येक टीचिंग पॉइंट से, प्रत्येक शिक्षण बिंदु से जो है डायग्नोस्टिक टाइप आइटम्स बनाने चाहिए। अर्थात निदानात्मक परीक्षणों के प्रश्नों का निर्माण जो है प्रत्येक शिक्षण बिंदुओं से हमें बनाना है। प्रत्येक शिक्षण बिंदुओं पर आधारित जो है हमारे निदानात्मक परीक्षण के आइटम्स या प्रश्न होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं, प्रश्नों को बना लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आता है एडिटिंग ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नों का संपादन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग एक बार फिर से जिन प्रश्नों का निर्माण कर लिए होते हैं उन प्रश्नों का हम फिर से अवलोकन करते हैं, उनकी एक जांच करते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग एडिटिंग या संपादन भी करते रहते हैं। हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि प्रश्नों की जांचने के उपरांत जो प्रश्न जांच में सही पाए जाए उन्हें ही प्रारंभिक प्रारूप में सम्मिलित किया जाए या प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट में सम्मिलित किया जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है प्यारे विद्यार्थियों कि जो हमारा प्रारंभिक प्रारूप बन के तैयार हो रहा है परीक्षण का, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट जो बन के तैयार हो रहा है, इसको हमें प्रारंभिक प्रारूप या प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट को बनाने से पूर्व जो है उसमें जो जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्या करना है, उसको एक बार हम लोग चेक करेंगे, उसकी हम लोग जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत ही हम अपने प्रारंभिक प्रारूप या प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट को फाइनल टच देते हैं, उसको अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे जांच करते हैं? हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की सीमाओं के अंतर्गत है। अर्थात हम यहाँ यह देखते हैं कि जिन प्रश्नों का हमने निर्माण किया है, जिन प्रश्नों को हमने परीक्षण में रखा है, क्या वे प्रश्न जो है कंटेंट से रिलेटेड हैं, विषय वस्तु या करिकुलम से रिलेटेड हैं, करिकुलम के अंदर ही हैं। ऐसा तो नहीं कि पाठ्य वस्तु या करिकुलम के बाहर से प्रश्न आ गए हैं। तो इन चीज़ों की हमें जांच कर लेना है और पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की सीमाओं के अंतर्गत ही हमारे प्रश्न या आइटम्स होने चाहिए। फिर विद्यार्थियों, हमको यह भी चेक करना है कि क्या प्रश्न का प्रारंभिक भाग किसी सार्थक समस्या को स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रश्न होने चाहिए वे प्रश्न जो है किसी न किसी समस्या से सार्थक रूप से जुड़े होने चाहिए। अर्थात सार्थक समस्या को स्पष्ट शब्दों में प्रश्नों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि कोई जो है असार्थक शब्दों का या असार्थक समस्या का प्रश्नों में वर्णन हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रश्न जो हो ऐसे हो कि उसमें जो है मीनिंगफुल प्रॉब्लम या सार्थक समस्या का स्पष्ट शब्दों में जो है वर्णन हो या सार्थक समस्या को स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, फिर अगला पॉइंट है कि क्या प्रश्न का प्रारंभिक भाग अनावश्यक शब्दों तथा सूचनाओं से मुक्त है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्या स्टेम ऑफ द क्वेश्चन जो है दैट इज द फ्री फ्रॉम अनवांटेड वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशंस। तो कहने का अभिप्राय यही है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, कि जो हमारे प्रश्न होने चाहिए उन प्रश्नों में अनावश्यक शब्दों और सूचनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिन शब्दों और जिन सूचनाओं की आवश्यकता है प्रश्न के अंदर, बस उतने ही शब्द और उतनी ही सूचनाएं होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से शब्दों और सूचनाओं का प्रयोग प्रश्नों में हमें नहीं करना है। साथ ही साथ क्या ऋणात्मक प्रश्नों में नकारात्मक शब्दों या वाक्यांशों को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग निगेटिव आइटम्स बना रहे हैं, नकारात्मक प्रश्न बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ऋणात्मक प्रश्न या निगेटिव आइटम्स में जो नकारात्मक शब्द या वाक्यांश होते हैं उनको जो है स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि नहीं किया गया है, इस चीज़ की हमें जाँच करनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही कि जितने भी निगेटिव आइटम्स या नकारात्मक प्रश्न हो उनमें नकारात्मक शब्दों या वाक्यांशों का स्पष्ट रूप से प्रयोग होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए। फिर प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह भी चेक करना है कि क्या प्रश्न में दोहरी नकारात्मक या डबल नेगेशन का प्रयोग हुआ है। हमें जो है हमेशा जो है डबल नेगेशन का प्रयोग करने से यथासंभव बचना चाहिए। अर्थात डबल नेगेशन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोहरी नकारात्मकता जो है हमारे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा प्रश्न जो हो उसमें ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें दो नकारात्मक शब्द हो या डबल नेगेशन हो। तो डबल नेगेशन या दोहरी नकारात्मकता से हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम उससे बचे रहें। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रश्नों में
दोहरी नकारात्मकता या फिर डबल नेगेशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। फिर प्यारे विद्यार्थियों, हम यह भी देख करते हैं कि हमें इसका भी जांच करना पड़ता है कि क्या प्रश्न के विकल्पों में उपरोक्त सभी तथा उपरोक्त में से कोई नहीं जैसे विकल्प का को यथासंभव सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न के डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रश्न के विकल्प होते हैं उन विकल्पों में उपरोक्त में से कोई नहीं शब्द या उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं शब्द, इन ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए या ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि प्रश्न होता है और प्रश्न के जो विकल्प होते हैं उसमें से एक विकल्प होता है उपरोक्त में से सभी या विकल्प होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे विकल्पों को रखने से हमें यथासंभव बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास हम जो प्रश्न बनाएं उन प्रश्नों में ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स या ऐसे विकल्प ना हो जिसमें जो है उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं जैसे विकल्प का प्रयोग किया गया हो। तो उपरोक्त सभी मीन्स ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव जैसे विकल्पों का प्रयोग हमें प्रश्नों में नहीं करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह भी देखना है कि क्या प्रश्न के साथ दिए गए सभी विकल्प अनजान परीक्षार्थी की दृष्टि से संभाव्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो परीक्षण में हम विकल्प दे रहे हैं, प्रश्न में जो हम डिस्ट्रैक्टर्स दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, उन सभी डिस्ट्रैक्टर्स या विकल्पों से छात्र परिचित हो। ऐसा होना चाहिए कि जो परीक्षार्थी है वो पूरी तरह से अनजान ना हो, डिस्ट्रैक्टर से विकल्पों से पूरी तरह से अनजान ना हो, बल्कि सभी विकल्प जो है अनजान परीक्षार्थी की दृष्टि से पॉसिबल हो, संभाव्य हो। प्रयास करने पे वे सभी विकल्पों के बारे में जान जब पाएगा, जब सभी विकल्पों के बारे में प्रयास करने पे वो जान रहा होगा, तभी जो है वो सही उत्तर को दे पाएगा। तो हमें प्रयास क्या करना है कि ऐसे विकल्पों को रखना है जो परीक्षार्थी की दृष्टि से संभाव्य हो, पॉसिबल हो। और प्रिय विद्यार्थियों, क्या प्रश्न का एक और केवल एक ही सही उत्तर है तथा उसे दिए गए विकल्पों में शामिल किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा हम सभी लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह समस्या बार बार आती है कि किसी एक प्रश्न का एक से सही उत्तर होता है या जितने भी विकल्प दिए गए होते हैं उसमें से एक भी उत्तर सही नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं से, इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमें जो है उसकी जांच करना है। परीक्षण को फाइनल टच देने से पहले ही हमें परीक्षण की जांच कर लेना चाहिए, प्रत्येक आइटम से प्रत्येक प्रश्नों की जांच कर लेना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि प्रश्न का केवल एक और एक ही उत्तर होना चाहिए, अर्थात जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों में से सिर्फ एक ही उत्तर सही हो और साथ साथ वो जो उत्तर है क्या उत्तर उन विकल्पों में शामिल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रश्न सही होते हैं, उस प्रश्न का उत्तर भी सही एक ही होता है, सटीक होता है, लेकिन जितने विकल्प हमारे परीक्षण में होते हैं उन विकल्पों में से वो उत्तर उसका उत्तर नहीं होता है। तो हमें ये जांच कर लेनी चाहिए या हमारे प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए कि उसका सिर्फ एक और केवल एक ही सटीक उत्तर हो और साथ ही साथ जितने भी विकल्प दिए गए हों उन विकल्पों में वह उत्तर शामिल होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण और इसके प्रमापीकरण की प्रक्रिया है, इसके सेकंड स्टेप के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। सेकंड स्टेप वाज प्रिपेयरिंग द आइटम्स या प्रश्नों की रचना करने के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने ये देखा कि प्रश्नों की रचना करते समय हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या बेसेज हैं, हम कैसे प्रश्नों की रचना कर सकते हैं और प्रश्नों की रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके उपरांत हम लोगों ने यह देखा कि प्रश्न की रचना करने के उपरांत हम उसको किन किन बिंदुओं पर उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही हम जो है प्रश्नों जो हमारा परीक्षण होता है उसके प्रारंभिक प्रारूप या प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को तैयार करते हैं। प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को हम जो है परीक्षण में सम्मिलित करते हैं और उसके अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस, आल्सो कमेंट अपॉन द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड
प्रेस द बेल आइकन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है, कोई समस्या है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्नों को लिखिए, अपने सुझाव को दीजिए। आपके सुझावों का अनुपालन किया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, और साथ ही साथ आप कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझावों को भी दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी यहाँ पर आप कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।